हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास नंबर 5 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि मुझे आशा है कि इसके मेरी प्रीवियस चारों क्लासेस आप अच्छी तरीके से देख चुके होंगे। आइए चलिए इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे वार करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक्सेस 3 कोड को डेसिमल 3 इस 0.3 का एक्सेस 3 कोड है। अब पहली बात तो समझ लीजिए दोस्तों, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से, यहां पे आ जाइए। पहला ग्रे कोड, पहला किससे पूछा जाता है दोस्तों? ग्रे कोड से। ग्रे कोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा बीसीडी कोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा एक्सेस 3 कोड जो इसमें है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है। ग्रे कोड क्या है दोस्तों? ग्रे कोड है अनवेटेड कोड। क्या है दोस्तों? अनवेटेड कोड है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। और यहां पे बीसीडी कोड क्या है दोस्तों? ये है वेटेड कोड। ये क्या है दोस्तों? वेटेड कोड है। एक्सेस 3 कोड क्या है दोस्तों? ये भी अनवेटेड कोड है। क्या है दोस्तों? अनवेटेड कोड है। अब यहां पे आ जाइए, अनवेटेड कोड है ना, इसमें कौन सा ऑपरेशन काम करता है दोस्तों? एक्सऑर ऑपरेशन काम करता है। प्रीवियस वीडियो में चले जाइए, इसके आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहां एक्सेस 3 कोड पे वार करते हैं। देखिए 3 का है तो सिंपली दोस्तों 4 अंक पे हम 3 लिख लेते हैं, क्योंकि बीसीडी हमारी 4 अंक की होती है। 4 अंक के तहत हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें 3 जोड़ना है। फिर से इसमें आप 3 सिंपली जोड़ दीजिए। देखिए 110, यहां पे 1 आया, 111 का 1, फिर यहां पे 1 आया, ये देखिए आ गया। इसका आंसर क्या है देखो? 0110, मतलब कहीं पे मिल रहा है गुड, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आ जाइए। एडिशन ऑफ द बाइनरी नंबर 10011 एंड द 11101 आर, ये आपका हिंदी वर्जन है। 10011 एवं 11101 द्विवर्ग मीन्स बाइनरी नंबरों का योग क्या होगा? सिंपल है, योग निकाल लेते हैं तुरंत। 10011 11101, देख लीजिए 110, यहां पे कैरी आ गई 110, फिर कैरी आ गई, फिर 0, फिर कैरी आ गई, फिर 0, फिर कैरी आ गई 11। कहीं पे मैच किया 114 टाइम 0, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा। आप कमेंट में बताइए कि बाइनरी सिस्टम का थ्योरेटिकल पार्ट आपको चाहिए। चुटकियों में इसी तरीके आंसर मिलेगा। यहां पे आ जाइए 83 नंबर के क्वेश्चन पे। एड्रेस है 220.50.50.10 इज द रिलेटेड टू। पता एड्रेस से संबंधित क्लास डी, क्लास सी, क्लास ए और क्लास बी। चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो पहले इसकी हम एड्रेस रेंज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? एड्रेस रेंज। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं ये क्वेश्चन करवा रखा हूं। एड्रेस रेंज इसकी निकाल लीजिए। एड्रेस रेंज इसकी कितनी है? क्लास ए की एड्रेस रेंज है दोस्तों 0 to 126। याद होना चाहिए, ये कहीं पे 127 भी मिलता है, बार बार मैं बता चुका हूं। बी का लिख लीजिए 128 to 191। ठीक है, फिर सी का लिखिए 192 to 223। फिर यहां पे आ जाइए 224 to 239। ठीक, और 240 to 254, ये मिलता है कहीं पे 255। कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, और ये क्लास डी है, और ये क्लास ई है दोस्तों। यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए ये किस रेंज में आ रहा है आपका 220 से आपको पकड़ना है। ये किस रेंज में आ रहा है बताइए? ये किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, मतलब सी सही है। ठीक, क्लास सी वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द मेकिंग फुल एडर नंबर ऑफ द हाफ एडर रिक्वायर आर, एक पूर्ण एडर निर्मित करने हेतु आवश्यक अर्ध एडर की संख्या है। अर्ध एडर का निकालना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। चलिए आइए बना लेते हैं। यहां पे देखिए हमको क्या चाहिए दोस्तों? एक पूर्ण एडर को निर्मित करने के लिए हमें 2 हाफ एडर चाहिए होता है। क्या चाहिए? 2 हाफ एडर चाहिए होता है। 2 हाफ एडर
चाहिए होता है। ठीक है, 2 हाफ एडर की आवश्यकता होती है। यहाँ पूर्ण एडर में 3 इनपुट होते हैं। कितने इनपुट होते हैं दोस्तों? पहली बात तो समझ लीजिए, 3 इनपुट होंगे। ठीक है, 3 इनपुट होते हैं। और कितने आउटपुट होते हैं? 2 आउटपुट होते हैं। कितने आउटपुट होते हैं? 2 आउटपुट होते हैं। तो बना लेते हैं ए और बी। यहाँ पे ए इनपुट आया और यहाँ पे बी आया। ये क्या है दोस्तों? ये है हाफ एडर। ये है हाफ एडर। तो यहाँ पे एक कैरी रहेगा, ठीक, और यहाँ पे एक सम रहेगा। इसके बाद आप फिर से यहाँ पे आ जाइए और ये हमारा एक बन गया। तो इसके बीच में क्या लगाइए? फिर से एक लगा दीजिए और यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा और इस पे बी आएगा। ए भी क्या है? ए भी एक हाफ एडर रहेगा। और ये वाला कैरी यहाँ पे जो रहेगा ये इससे मिल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आउट, जिससे आपको मिल जाएगा सी आउट। और इधर ये वाले से क्या मिलेगा? इससे मिलेगा सी इन, मतलब इनपुट दे रहा है। और इसके बाद ये तो सी हो गया, तो यहां से एक सम निकलेगा और यहां पे चला जाएगा सम। तो दोस्तों हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप यहां पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए अच्छे से। मतलब फुल एडर के लिए फुल एडर के लिए 2 हाफ एडर प्लस और गेट चाहिए। क्या चाहिए? 2 हाफ एडर प्लस कौन सा गेट आपको चाहिए? ये कौन सा है? ये देखिए दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? ये वाले टर्म को क्या कहते हैं? ये वाले टर्म को अगर हम इसको इस तरीके बना दूं तो ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये एंड गेट है। और इसको इस तरीके में बना दूं तो ये क्या चाहिए? और गेट, मतलब कि यहां पे चाहिए और गेट। ठीक है, सिंपली फुल एडर के लिए। और दूसरा लिखिए फुल सबट्रैक्टर के लिए, डिस्क्रिप्शन फुल लीजिए। फुल सबट्रैक्टर के लिए क्या चाहिए दोस्तों? 2 हाफ सबट्रैक्टर प्लस और गेट चाहिए। 2 हाफ सबट्रैक्टर प्लस और गेट चाहिए। ठीक है, प्लस और गेट चाहिए। अगर हमें फुल एडर निकालना है, फुल सबट्रैक्टर हो गया। अब हाफ एडर फुल एडर हो गया। हाफ एडर निकालने के लिए हाफ एडर निकालने के लिए एक्स और गेट प्लस एंड गेट चाहिए। एक्स और गेट प्लस एंड गेट चाहिए। ठीक है, आपको पूरी तरीके से रट गया होगा। इन सब में डिफरेंट आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। ठीक, द एंक्रोनिम ऑफ द एनसीपी यूज्ड इन ARPANET इस प्रयोग द एनसीपी का संक्षिप्त नाम है। एनसीपी क्या है? नेटवर्क ऑफ द कोलिजन प्रोग्राम, नेटवर्क कोलिजन प्रोग्राम, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल और नेशनल कोलिजन प्रोटोकॉल। तो आप जानते हैं कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसको आप नोट कर लीजिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPANET का डेवलप्ड कब किया गया था दोस्तों? 1969। ठीक है, अमेरिका में डेवलप्ड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब ब्राउजर नहीं है? आप जानते हैं क्रोम वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आ गया दोस्तों ये एज आ गया है इसके स्थान पे। अब ये वाला खत्म हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एज ब्राउजर आ गया है। मोजिला फायरफॉक्स मतलब कौन सा नहीं है? MapReduce नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us consider that the size of the float variable is a byte if any tables has base address 100। इस तरीके के प्रीवियस पेपर में भी इसी के
प्रीवियस पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। द एड्रेस ऑफ द फोर्थ सेल विल बी, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया है वह मानते हुए कि फ्लोट वेरिएबल का आकार 4 बाइट और यदि किसी सारणी का आधार पता मतलब बेस एड्रेस 100 है तो चौथे सेल का पता होगा। चौथे सेल का पता होगा मतलब इसको कैसे निकालना है दोस्तों, 100 इसके पहले मैंने बता चुका हूं और 4 - 1 और इंटू 4, तो मतलब 100 प्लस कितना आ गया 12 आ गया, ये 3 आ जाएगा, 4 3 12, तो कितना हो गया दोस्तों, मतलब 112। ठीक है, देखिए इसमें 112 है कहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए, डेंसिटी ऑफ द इंटरनल ट्रैक मोस्ट आउटर ट्रैक डेंसिटी इज डैश आउट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंतरतम ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से जानते हैं अधिक होता है, इक्वल नहीं होता है, लेस देन या लेस देन नहीं होता है। इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको हटाओ यहां पे और इसको समझिए। इसका ट्रैक कैसा होता है दोस्तों, ऐसे होता है, ठीक है, ये ट्रैक है। अब यहां पे जो आउटर मोस्ट होता है दोस्तों, तो इसके इंटरनल मोस्ट में क्या होता है, घनत्व तो अधिक होता है कंपैरिजन टू इसके, समझ में है, तो ये मोर देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द 0 to n रो नोटेशन एंड 0 to m कॉलम नोटेशन इज 0 से n तक की पंक्तियों सूचकांक और वर्ग 0 से वर्ग m तक के स्तंभ सूचकांक के सारणी का आकार सेल की संख्या क्या होगी। देखिए इसके पहले ये वाले ये इस तरीके के क्वेश्चन एक और मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें दोस्तों 0 से m तक की पंक्ति सूचकांक तथा 0 से m तक की स्तंभ सूचकांक मतलब रो और कॉलम है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा दोस्तों, A00 A01 और A02 और A0 मान लीजिए m इधर ले लिया, ठीक है। अगर यहां पे बनाना चाहूं तो 10 A11 और A12 और A1m हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर और बढ़ा के लिखेंगे तो A0 और AN1 और AN2 और ANM, ये समझ में आया, सिंपल सी मैट्रिक्स से, ठीक है। यहां अगर रो की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और कॉलम की बात करूंगा तो m+1 हो जाएगा दोस्तों। तो अब पूरी सारणी का आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, n+1 और m+1, ठीक है। कहीं मिल रहा है, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखिए, समय आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लगातार पढ़ाऊंगा, यही मेरी स्ट्रेटजी है दोस्तों, ठीक है। अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, उसको भी तोड़ मरोड़ के पूरा ओपन करके समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम से द डिफरेंट सिंबल आर द यूज टू। ऑक्टल नंबर सिस्टम आप जानते हैं, 00 00 001 10 11 1 00 101 110 111, मतलब 0 0 3 के डिजिट में होता है, 0 to 7 याद करिए, इसको मैं बता चुका हूं। जिसका बेस क्या हो 3 के डिजिट में होता है और बेस इसका क्या होता है, बेस 8 होता है। मतलब ये कितने की बाउंड्री, 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7, मतलब कितना आया, कहीं पे है ऑक्टल 8, ठीक, ध्यान रखिए। ये कितना है टोटल, टोटल 1 to 8, मतलब 1 to 7 नहीं, 1 to 8, 0 to 7, ध्यान रखिएगा, एक इसमें सब में कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 1 to 1। 1 to 1 का बाइनरी निकालना है, सिंपल, वेरी सिंपल दोस्तों। 1 to 1 देखिए बाइनरी निकालने के तरीके आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। पहली बात तो इसको 2 से आपको डिवाइड करना है, तो कितना आया, देखिए 60 आया, यहाँ पे 1 चला गया, 60 दूना ये, फिर से 2 से डिवाइड करिए 30 आ गया, 1 चला गया, 2 से डिवाइड करिए 15 आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना, यहाँ पे भी 0 आ गया। ये क्या है दोस्तों, ये है जो आपका रिमाइंडर आता है वो संख्या होती है, और ये तो भागफल होता है, आप जानते हैं, डिवाइड, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, भाजक, भाज, भागफल और शेषफल, ठीक है।
यहाँ पे आ जाइए, 2 से इसको डिवाइड करिए, कितना है 7 आया, 1 आया, 2 से डिवाइड करिए 3 आया, 1 आया, 2 से डिवाइड करिए 1 और 1 आ गया। इसको सिंपल देखिए, इधर से इधर को लिखा जाता है, मीन्स इसको बोलते हैं दोस्तों MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं दोस्तों लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसे क्या बोलते हैं? इसको LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट और बिट का, ठीक है। इधर से इधर को बाइनरी ये लिखी जाती है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए 1 1 1 1 4 1 0 0 1, कितना सिंपल है दोस्तों। और एक तरीके आपको मैं बताता हूं इसमें, अगर ये भी नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, ठीक है। एक सीरीज चलती है दोस्तों 0 1, इसको हटाओ, 0 को हटा दो, 0 को मत काउंट करो, ठीक है। यहां पे आ जाओ, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048। ये सीरीज को आप कितनी भी लेके चले जाओ, इसमें जो मैच करता है दोस्तों वहां पे 1 1 डाल दो, जो नहीं मैच करता वहां पे 0 0 डाल दो। देखिए दोस्तों, इनको ऐड करना होता है, जैसे 128 कितने के पूछा है, 121, तो 128 नहीं काम करता, मतलब इसको हटा दो। 128 पे हमें वार ही नहीं करना है, ठीक है। हमको किस पे करना है, 64 पे वार करना है ना। देखिए 64 और 32 भी जुड़े, 16 जुड़ गया, 8 जुड़ गया, दोनों 0 1 121 बन गए, ठीक है। वेरी सिंपल दोस्तों, समझ में आया। जो डिजिट यूज हो रही है उसको 1 डाल दो, जो नहीं यूज हो रही है उसको 0 डाल दो, तुरंत बाइनरी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। फॉर द रिप्रेजेंट द वीक एंटिटी इज द ER फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग साइज इज यूज। कमजोर सत्ता के प्रतिनिधित्व हेतु ER चित्र में निम्नलिखित में से कौन से आकार का प्रयोग किया जाता है। अंडाकार किया जाता है, मींस ओवल, लाइन ऑफ द पॉइंट ओवल, सॉलिड लाइन, परपेंडिकुलर मतलब सिंगल सॉलिड लाइन, समकोण एकल ठोस और समकोण दोहरी ठोस रेखा मतलब परपेंडिकुलर डबल सॉलिड लाइन। देखिए किसका किया जाता है, परपेंडिकुलर डबल सॉलिड लाइन का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप जान लीजिए। एक एंटिटी एक वास्तविक दुनिया, वस्तु या अवधारणा है जो अपने आप ही मौजूद है। एक एंटिटी के लिए सभी संभावित मूल्यों का समूह एंटिटी प्रकार है। जैसे स्टूडेंट के लिए एक एंटिटी, किसके लिए दोस्तों, स्टूडेंट मान लीजिए, स्टूडेंट के लिए एक एंटिटी की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार कमजोर सत्ता के लिए ER चित्र में समकोण दोहरी ठोस लाइन बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे टीम के लिए कमजोर सत्ता क्या होगी, टीम, ठीक है दोस्तों। इसको डबल लाइन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a not characteristic of the embedded system? निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम का चरित्र नहीं है। मल्टी फंक्शन, टाइटली कंस्ट्रेंट, सिंगल फंक्शंस और रिएक्टिव एंड रियल टाइम। इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों 93 में एक और ऑप्शन बनता है जो है रिएक्टिव एंड रियल टाइम। रिएक्टिव एंड नहीं सही है दोस्तों। चारों ऑप्शन इसमें है, जिसमें आपका दोस्तों इसमें मल्टी फंक्शंस ऑप्शन सही होता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, कौन एम्बेडेड सिस्टम का चरित्र नहीं है, इसमें मल्टी फंक्शंस नहीं होता है। एक और ऑप्शन इसमें बनता है दोस्तों, वो याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड लेवल इन दी ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द DBMS के ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा मान्य नहीं है। इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसका C ऑप्शन सही है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बातें मैं डिस्कस करूंगा और इसको बना के रिप्रेजेंट करूंगा।
चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यूजर। सबसे पहले क्या होता है, यूजर। एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर फॉर डाटाबेस का है दोस्तों। इसके बाद मल्टीपल यूजर व्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल यूजर व्यू। मल्टीपल यूजर व्यू होता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये सब ऐसे जुड़ा होता है। इसके बाद होता है दोस्तों कम्युनिटी व्यू ऑफ डीबी। कम्युनिटी व्यू ऑफ डीबी। कम्युनिटी व्यू ऑफ डीबी का मतलब दोस्तों क्या है, डाटाबेस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद डायरेक्ट क्या मिल जाता है दोस्तों, आपको डाटाबेस मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल गया, डाटाबेस। इसे क्या कहते हैं, डाटाबेस। ये क्या है दोस्तों, डाटाबेस यही है वो फिजिकल लेवल। क्या है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिजिकल लेवल। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए ये है, ये क्या है दोस्तों, ये है एक्सटर्नल लेवल। इसको लिखिए, ये है एक्सटर्नल लेवल। इसके बाद क्या है, ये एक्सटर्नल लेवल व्यू है। ठीक है, और ये क्या है, ये है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल इसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इंटरनल लेवल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल लेवल। ठीक है, इसको क्या है, ये है स्कीमा। ये भी क्या है, ये है स्कीमा। मतलब इसमें कौन सा सही है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल देखिए नहीं है। आपको ये डायग्राम से पूरी तरीके से इसको छोटा कर देता हूं, ये लीजिए। पूरी तरीके से इसका आंसर इसमें से पूरे, कहीं बाहर का नहीं पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड। देखिए हाया वेटेड कोड क्या बताया था, अरे कहीं पे यहां लिख रहा है बीसीडी का, ये देखिए ये वेटेड है। एक्सेस 3 कोड क्या है दोस्तों, अनवेटेड है। ये क्या है, मैंने बोला था ना पहले ही क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये भी क्या है, अनवेटेड है। अनवेटेड, वेटेड कौन सा है, वेटेड है ये। पेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा का पूरा फ्री क्लास दूंगा जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक दोस्तों। बस आप मेरे चैनल पे लगे रहिए बस। HTML इज HTML क्या है दोस्तों, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML। आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप, आप देखिए HTML वेब डिजाइनिंग है। क्या है, किस काम में आता है दोस्तों, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग क्यों, अच्छा आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल का जो टैब है जिसमें आप सर्च डालते हैं, जो उसमें जब लिख देते हैं दोस्तों, जैसे कोई नाम है, नेम पासवर्ड ये सब, वो जो बटन बनी होती है उस तरीके का, मतलब उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल से याद कर लीजिए, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब कुछ नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, C++, जावा, ये सब क्या है। वहीं पर जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दोस्तों। जावा स्क्रिप्ट ये भी क्या है, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा, सब चीजें में डिफरेंट समझिए तभी काम होगा। लो लेवल आप जानते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कॉल्ड द प्राइमरी और मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। यहां पे देखिए, मेमोरी स्टिक, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और रैम को किसको बोलते हैं, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। थोड़ा सा इसका और डिस्क्रिप्शन जानते हैं, थोड़ी सी बातें देखिए। मेमोरी के दो पार्ट कौन कौन सा दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी
प्राइमरी मेमोरी और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोला जाता है? वोलाटाइल। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा हर एक जगह से बता दूंगा। यहां पे सेकेंडरी मेमोरी को बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, ध्यान रखिएगा, नॉन वोलाटाइल। अब इसके पार्ट होते हैं दोस्तों रैम और रोम। क्या होते हैं? रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसका पार्ट होता है दोस्तों यस रैम और डी रैम, मतलब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसका पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए ये जो रोम है दोस्तों, ये भी कैसा है? ये भी जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये फिक्स मेमोरी है। जब प्रोग्रामिंग की जाती है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस समय इसको फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए ये भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कभी भी क्वेश्चन आए गलती नहीं करिएगा। इसमें सब दोस्तों क्या आता है? इसमें HDD आता है, हार्ड डिस्क, SDD, ये सब, ठीक है, जितनी भी टेप ड्राइव है, CD, DVD, ये सब चीजें इसमें आता है, ब्लू रे डिस्क, ये सब इसमें आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात यहां पे आई दोस्तों कि ये वाले का जब हम थ्योरेटिकली स्टार्ट करेंगे और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए क्वेश्चन पे वार किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी फेलर ऑफ द वन नोड कैन द डिसबैलेंस द होल नेटवर्क, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क स्थिति में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त? पुराना क्वेश्चन, वही दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा। क्या इसका सही है? रिंग सही है। रिंग का स्ट्रक्चर देखिए, एक रिंग में बंधा है, इसमें कोई सा भी आप अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। मेश को आप स्ट्रक्चर देखिए, मेश का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एवरी नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ट्री का स्ट्रक्चर देखिए, ट्री का स्ट्रक्चर ये सब आएगा, ठीक है। बस का स्ट्रक्चर देखिए, ये सब आएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जुबान पे रखिए सारी टोपोलॉजी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following menus items in the MS PowerPoint contains the auto correct ऑप्शन? MS PowerPoint में निम्न मेनू आइटम में से कौन सा विकल्प में स्वतः सही विकल्प है? देखिए दोस्तों, इसका क्या सही है? टूल सही, व्यू फॉर्मेट, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अपने से आप पढ़िएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे समय नहीं वेस्ट करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशंस CSN be used in the Windows version of the MS Word to insert the current time? फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था? फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों डेट के लिए पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में डेट के लिए मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट Alt प्लस शिफ्ट और प्लस D, ये वाला फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2016 में, और इसमें टाइम पूछ लिया, मतलब कि Alt प्लस शिफ्ट प्लस T इसका करेक्ट आंसर होगा। Alt T प्लस Alt कंट्रोल प्लस ये सब नहीं होता दोस्तों। अगर यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप पूरी तरीके से फैला दीजिए। फ्री इनिशिएटिव, पूरा फ्री क्लासेस है दोस्तों, और फ्री में पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव सब पढ़ाऊंगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।